तुर्की और सऊदी अरब, ये दोनों मुल्क मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी ताकत है और आलमी सतह पर मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करते हैं। हालांकि फ़ौजी ताकत में इन दोनों से आगे पाकिस्तान का नंबर आता है, तहम माशी कमज़ोरी की वजह से पाकिस्तान बहुत डाउन पड़ जाता है। आलम इस्लाम की क़यादत और मशरिक़ वस्ता पर गलबा के लिए सऊदी अरब और तुर्की में बाहमी कशमकश कई सालों से जारी है। इस बीच सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने की खबरें आ रही है। दोनों ममालिक की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, उससे उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई सिमत में जा सकते हैं और एक तशवीश का मौजू भी ये मामला बन गया है। सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अजलान अल अजलान ने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि हर सऊदी शहरी को चाहिए, खा वो ताजिर हो या सरमायाकार, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर तरह से बायकॉट करे, चाहे वह दरामदाद की सतह पर हो, सरमायाकारी या फिर सियाहत की सतह पर। यह कदम हमारे रहनुमाओं, हमारे मुल्क, हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ तुर्की की हुकूमत की मुसलसल मुखालफत के जवाब में उठाया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में तुर्की की जनरल असम्बली में कहा था कि खलीज के बाज़ ममालिक तुर्की को निशाना बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। उसके बाद एर्दोगान ने तंज़िया अंदाज में कहा, उन ममालिक को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ममालिक आज सवालात के घेरे में हैं वो कल तक वजूद में भी नहीं थे और शायद आने वाले कल में वो मौजूद भी ना हो, जबकि अल्लाह की मर्ज़ी से हम उस खित्ते में अपना परचम लहराते रहेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि उन्होंने बराह रास्त सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि सऊदी अरब 1932 में वजूद में आया था। उससे पहले सऊदी अरब और पूरा मशरिक़ वस्ता खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, जो एक तरह से तुर्कों की हुकूमत भी मानी जाती है और मौजूदा तुर्की खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ था। अगर सऊदी शहरी और सऊदी ताजिर इस अपील पर अमल करते हैं तो क्या तुर्की उससे मुतासिर हो सकता है? ये सवाल बहुत अहम है। माहिरीन का मानना है कि इतना आसान नहीं है। तुर्की में सऊदी अरब की तकरीबन 1000 प्राइवेट कंपनियां हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में सऊदी ज़ायरीन तुर्की जाते हैं। कुल दरामदाद के मामले में तुर्की सऊदी अरब का 12वां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर था। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक तुर्की से सऊदी अरब होने वाली दरामदाद की कुल मालियत 18 करोड़ डॉलर थी, जो बढ़कर जुलाई में 18 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई थी। तज्ज़िया निगारों का मानना है कि सऊदी अरब से आने वाली बायकाट की न्यूज़ महज एक धमकी है, हकीकत में इस पर अमल मुमकिन नहीं है। इस इकोनॉमिक बायकॉट को कानूनी तौर पर अमल में लाने के लिए तिजारत के आलमी इदारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुतअद्दिद कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करनी होगी। अगर कतर की तरह सऊदी हुकूमत तुर्की का इक़्तिसादी बायकॉट करती है तो तुर्की उसे WTO में चैलेंज करेगा, जिस तरह से कतर के मामले में WTO ने उसके हक़ में फ़ैसला सुनाया था, वैसा ही फ़ैसला तुर्की के हक़ में भी आ सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून के मुताबिक आप किसी मुल्क का इक़्तिसादी बायकॉट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कौमी सलामती का कोई बड़ा मसला दरपेश न हो। सऊदी अरब और तुर्की के बीच सालाना 10 अरब डॉलर की तिजारत होती है, जिसमें 5 अरब डॉलर तुर्की की जानिब से और 5 अरब डॉलर सऊदी अरब की जानिब से अदा होते हैं। तुर्की सऊदी अरब से ज़्यादातर तेल खरीदता है, जबकि बहुत सी चीज़ें वो सऊदी अरब को बरामद करता है। सऊदी अरब के लोगों की तुर्की में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी है, उनके घर हैं, उनकी कंपनियां यहाँ पर हैं और गुज़िश्ता बरसों में सऊदी अफराद ने तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। सियाहत की गर्ज से भी तुर्की आने वालों में सऊदी शहरियों की एक बड़ी तादाद शामिल है, बल्कि सबसे ज़्यादा अरब ममालिक में सऊदी ही तुर्की आते हैं। हर साल तकरीबन 8 लाख सऊदी सयाह तुर्की का सफ़र करते हैं। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते कभी भी खुशगवार नहीं रहे हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान की तरफ से अरब आवाम को ये समझाने की हमेशा कोशिश की गई है कि तुर्की अरबों के खैरख्वाह और दोस्त नहीं है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में अरबों को बहुत सताया गया, अरबों को उनका हक़ नहीं दिया गया। ओटोमन एम्पायर ने सियासी तौर पर अरब अक़वाम का इस्तेसाल किया, उन्हें दबाया, जबकि दूसरी तरफ तुर्क अक़वाम को तरक्की दी गई। सारे पॉलिटिकल ओहदे तुर्कों को ही सौंपे गए थे। इधर तुर्की में ये सोच पाई जाती है कि अरबों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करने की साजिश की थी।
انگریزوں کی سازش کا حصہ تھے، عالم اسلام کا شیرازہ منتشر کیا، انہی کی وجہ سے فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہوا اور اسرائیل نام کا ایک ملک وجود میں آ گیا۔ سعودی عرب نے ایک مہنگے بجٹ کا ایک ڈرامہ بھی بنایا ہے ممالک النور کے نام سے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اوٹمن امپائر میں عربوں کو کتنا ستایا گیا، ان کا استحصال کیا گیا۔ اس ڈرامہ میں صاف طور پر یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ خلافت عثمانیہ کا عہد عربوں کے لیے تاریک دور تھا، جس سے 1923 کے بعد نجات ملی۔ حالیہ دنوں میں جو تلخی بڑے پیمانے پر دونوں ملکوں میں پائی جا رہی ہے، اس کی شروعات 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کی موت کے بعد ہوئی ہے۔ خاشقجی کی ہلاکت کے لیے اردوغان سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں۔ حال ہی میں خاشقجی کے قتل کے معاملے کے 5 مجرموں کی سزا میں تبدیلی سے بھی ترکی ناراض ہے۔ طیب اردوغان عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور سفارتی رشتے بحال ہونے پر بھی ناراض ہیں اور انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہے کہ ترکی جیسے ملک کے ساتھ طویل وقت تک اپنی تلخی برقرار رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے۔ ویسے اگر خاشقجی کے معاملے کو بھول جائیں تو ترکی اور سعودی عرب کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جس سے دونوں کے درمیان رشتے خراب ہوں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا، جب تک سعودی عرب میں شاہ سلمان ہیں اور ترکی میں اردوغان ہیں تب تک دونوں کے درمیان رشتے خراب نہیں ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر طیب اردوغان جب ترکی میں پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ بہت بہتر رشتہ بنا لیا تھا اور ایک نئی شروعات ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان لڑائی کی اصل وجہ مسلم امت کی قیادت کی ہے۔ لیبیا میں ترکی کی مداخلت بھی سعودی عرب کو پسند نہیں ہے اور اس سے سعودی شدید ناراض ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین، روہنگیا، کشمیر، آذربائیجان، قبرص سمیت مسلمانوں سے متعلق سبھی مسائل پر ترکی کی نظر ہونے کی وجہ سے اور ان کی دلچسپی کے سبب مسلمانوں کے درمیان طیب اردوغان کی شبیہ شاندار اور قابل ستائش ہے، ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی اکثر اس کے لیے تنقید کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تلخی بڑھتی ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اشیاء کا بائیکاٹ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نقصان دونوں کو ہوگا۔ لیکن ترکی کے امور کے ایکسپرٹ ڈاکٹر فرقان حمید کا ماننا ہے کہ ترکی کا زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ معاشی طور پر سعودی عرب ایک مضبوط ملک ہے اور اس کے مقابلے میں ترکی کمزور ہے، اس لیے ترکی کو کہیں نہ کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حالانکہ عالمی لیڈرشپ میں اور دوسرے معاملوں میں ترکی سعودی عرب سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اور ترکی اس وقت صحیح معنوں میں مسلم امہ کی قیادت کر رہا ہے۔